उसको दबाने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, चाहे वो सड़क पर हो या सरकारी कार्यालयों में हो, हर जगह भेदभाव किया जा रहा है, हर जगह दमन किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से हमारे लोग हर जगह पीछे जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को हमारे नाम पर आरक्षण का लाभ मिला है, जिन्हें सदन में हमारी बात रखनी चाहिए, वे लोग आज चुप्पी साध लिए हैं। इसलिए एक आम मतदाता सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। और जब हम लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने आए हैं, तो सरकार हमें जगह जगह रोकना चाह रही है, हमें दबाना चाह रही है। इस तरह से सरकार की जो दोहरी नीति है, उसका हम विरोध करते हैं। आज इस जगह उपस्थित होकर हम जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं। साथियों, मैं जो हमारे आदिवासी समाज के साथ, दलितों के साथ जो सरकार की पुलिस की दमन नीति है, उसको उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगा। हम जब पिछले बार बेमेतरा ये कबीरधाम पुलिस के पास आए थे, रक्से गांव में एक घटना है जहां एक दलित के घर को इसलिए तोड़ दिया गया है कि जातिवादियों को लगता है इस समाज के लोगों को रक्से गांव में बसने नहीं देंगे। सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास नीति है, उसके तहत जो बन रहा था, उसको सरकार के लोग, प्रशासन के लोग मिली भगत करके तोड़वा दिए। जब हम पुलिस अधिकारी के पास आए थे, तो कहते हैं कि पुलिस के पास इस तरह से कोई जातिवादी घटना की जानकारी नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसी देश में हरियाणा एक राज्य है जहां अनुसूचित जाति का भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी को जातिवादी मानसिकता के कारण आत्महत्या करना पड़ गया। जब एक पुलिस के अधिकारी जातिवादी तत्वों से परेशान हैं, तो एक आम जनता की आप मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिला होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक जातिवादी वकील जूता फेंक कर मारने का प्रयास करता है। भारत देश का जो लोकतंत्र है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च पद में बैठा है, उस व्यक्ति को जूता मारने के लिए लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। हम आम लोग हैं, इस तरह से हमें डराया, धमकाया, मारा, पीटा जा रहा है। इसको आप लोग मूल्यांकन करिए। कामठी में जिस तरह से आदिवासियों के आस्था के स्थल को हड़पने का जो षड्यंत्र लंबे समय से किया जा रहा है, और जो आदिवासी अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। फिर भी जो सत्ता पक्ष के आदिवासी नेता हैं, जो आरक्षण का लाभ लेकर मलाई खा रहे हैं, जो मंत्री बनकर सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आरक्षण का लाभ लेता है, सरकार के साथ मिल जाता है, वो हिंदू नजर आता है। और जो अपने आस्थाओं के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपने भावनाओं के साथ जीता है, उसे ये लोग दमनात्मक तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं, नहीं मानते हैं तो झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने का काम करते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में जिस तरह से बमलेश्वरी का जो मंदिर है, वहां पर आदिवासियों ने अपने आस्था, अपनी भावनाओं, अपने संस्कृति के अनुरूप पूजा करने के लिए गए, तो एक अग्रवाल
जो मंदिर का अध्यक्ष है वो कहता है कि हमारा जो मंदिर है वो अपवित्र हो गया। कल मैं पत्रिका समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा, सर्व हिंदू समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि आदिवासियों को यहाँ से आने से रोका जाए। उनके आने से हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता है, उसके बावजूद आदिवासी के साथ इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है वो बेहद चिंताजनक है। कहने को तो राज्य में प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से है, लेकिन जिस तरीके से जाति के नाम पर लोग बटे हैं, संगठन के नाम पर लोग बटे हैं, उन्हीं के कमजोरी के कारण आदिवासी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री भी अपने आप को गौरव महसूस करता है कि खुद को हिंदू बताते हैं। लेकिन जब उनके लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं होती है और सर्व हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि आदिवासियों ने हमारी आस्था के स्थल को पवित्र कर दिया है, तब वो आदिवासी हिंदू क्यों नहीं हुआ? क्या चुनाव के वक्त आदिवासी हिंदू होता है? क्या मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा करने के समय आदिवासी हिंदू होता है? ये विचार करने की आवश्यकता है। हम सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ सदैव आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे। हम सरकार से, पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान के अनुरूप धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस भयभीत होकर बैरिकेडिंग करके भय का वातावरण बना रही है, लोगों के आवागमन को बाधित खुद कर रही है और इल्जाम हम पर लगाती है, झूठे मुकदमा हम पर दर्ज करती है कि हमने आवागमन को बाधित किया है, हमने रास्ता रोकने का काम किया है। साथियों, चाहे बस्तर में हो, नक्सली के नाम पर आदिवासी मारे जा रहे हैं, चाहे नक्सलियों के गोली से मुखबिर के नाम पर हो, चाहे पुलिस के गोली से निकलने वाले निर्दोष लोग हों, मारे आदिवासी जा रहे हैं। जितने उद्योग है, उद्योग के आने से आदिवासियों को ही विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। चाहे वो सूरजपुर के हसदेव जंगल का क्षेत्र हो, चाहे रायगढ़ का कन्नार क्षेत्र हो, आदिवासियों को ही विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। पता नहीं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेकर मंत्री बनने वाले, विधायक बनने वाले, सांसद बनने वाले अपने जाति के ही लोगों के आंसू देखकर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? उनके हमदर्द में उनका हमसाथी बनने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? ये विचार करने की आवश्यकता है। जो चुनिंदा आदिवासी समाज के युवा हैं, उन्हें मैं गुजारिश करता हूं कि वे पढ़े लिखे, काबिल वकील बने, नेता बनने के लिए पढ़ाई करें। वे सरकारी नौकरी में जाने का विचार न करें। सरकारी नौकरी में जो भी जाते हैं सरकार के आदेशों का ही पालन करते हैं, उनके ही आदेशों के लिए वो जीते हैं और रिटायरमेंट तक मर जाते हैं। जब तक हमारे समाज में हमारा हमदर्द, हमारा आंसू पोंछने वाला नेता पैदा नहीं होगा, हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। न तो हम अपनी भावनाओं के साथ, न तो हम अपने आस्थाओं के साथ जी पाएंगे, न ही अपने संस्कृति के साथ मर पाएंगे। ये लोग हम पर थोपने का काम करते हैं, एक रंग में सबको रंगने का काम करते हैं। ये संभव नहीं है। आप नजर उठाकर चारों तरफ देखिए, चारों तरफ पेड़ पत्ता देखिए, सब हरा दिख रहा है। पता नहीं ये लोग किस नशा का पान करते हैं कि सबको एक रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक जाओ, कन्याकुमारी तक जाओ, गुजरात जाओ, मणिपुर जाओ, भारत विविधताओं से भरा देश है। अनेक धर्म, जाति, मजहब को मानने वाले लोग हैं। आप इन सबको यथावत रखेंगे तभी भारत मजबूत बनेगा। अगर आप सबको एक रंग में रंगने का प्रयास करोगे तो जो भारत देश की अखंडता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। भारत एक मजबूत लोकतंत्र के साथ काम नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं सबकी आस्थाओं को, संस्कृतियों को सम्मान करते हुए सबको जीने का मौका दिया जाए।
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, सबको एक रंग में रंगने का प्रयास कर रही है, सबको एक पार्टी में ज्वाइन करने का काम करवा रहे हैं। जो विपक्षी दल है इनको दमन करने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब 1953 में बीबीसी का जो न्यूज है उसको इंटरव्यू दिए, तब वे कहते हैं कि भारत देश सामाजिक असमानताओं से भरा देश है, यहाँ लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, इसलिए सामाजिक समानता होनी चाहिए। लेकिन जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, अनुसूचित जनजाति के लिए अपने राजनीतिक दलों में अलग प्रकोष्ठ बना दिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए अलग प्रकोष्ठ बना दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान में एक समतामूलक समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक दल जो सत्ता पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, ये दोनों दलों ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अलग अलग जातियों में बांट कर रखा है। इसीलिए आज भारत मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाया है। देश के प्रधानमंत्री 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत देश के भीतर में, राज्यों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, दलितों को, आदिवासियों को दबाने का काम हो रहा है, आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर मारा जा रहा है, दलितों को जगह जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। इससे लगता है 2047 के बजाय अगर यह लोग सामाजिक समानता नहीं लाएंगे, सबके लिए समतामूलक समाज नहीं बनाएंगे, तो 3047 में भी भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मैं अपने आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि वे बेहतर पढ़ेंगे तो नेता बनने के लिए पढ़ें। समाज में जिस तरह से जेल के भीतर में जो लोग होते हैं न्याय के खातिर तरसते रहते हैं, हमारे समाज के लोगों को थोक के भाव में वकील की आवश्यकता है जो सबको सुलभ रूप से न्याय दिलवा सके। इसलिए हमें नेता बनने के लिए पढ़ना है, वकील बनने के लिए पढ़ना है, लेकिन सरकारी नौकरी बनने के लिए जो सपना पालते हो इसको छोड़ना होगा, तब हमारा समाज सशक्त और मजबूत हो पाएगा। मैं इसी के साथ अपनी शब्दों को विराम देता हूँ साथियों। जय भीम, सेवा जोहार, जय जोहार। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। इस आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। एक तीर एक कमान तो सारे आदिवासी एक समान। आप लोग जहां बैठे हो खुद को, अपने आप को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथक करते हैं, ये भेद नहीं चलेगा। हमको सभी आदिवासियों को एक मंच में एक समान विचार लेके उतरना होगा। जय भीम।